वो व्यवस्था कृषि कहलाती है। यानी ये तीन व्यवस्थाओं का नाम है कृषि। तो सृष्टि के निर्माण को मैंने अध्ययन चालू किया, करोड़ों साल के सृष्टि का अध्ययन किया। वो अध्ययन में से ये तीन मुख्य बिंदु समझ में आए। ये तीन बिंदु से परस्पर पूरकता, संतुलन, स्वावलंबन ये सब तैयार हुआ उसमें से। इसको मिटा दूं मैं, ये तीन व्यवस्थाएं, इसको लेकर फिर मैंने पूरे सृष्टि के निर्माण की व्यवस्था को समझा। देखिए, अब ये जो मैं बताऊंगा आपको, इसमें पूरा कृषि का साइंस छिपा हुआ है। तो हमारे विश्व में, ब्रह्मांड में एक शक्ति व्याप्त है, जिसको हम प्रभु कहते हैं, जिसको कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई कुछ कहता है। एक सुपर पावर होता है, इसको संचालन में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सुपर पावर है, जब ये ब्रह्मांड चल रहा है। वो सुपर पावर के मन में आया कि मुझे एग्रीकल्चर करना है। अब एग्रीकल्चर करना है यानी कृषि करना है, तो उसको एक ग्रह तैयार करना पड़ेगा। उसने पृथ्वी नाम का ग्रह तैयार किया। वो ग्रह पे उसके जो कार्य थे वो कृषि कहलाती है। इसको कृषि यानी ऋषियों जैसी कृति जिसमें की जाती है, उसका नाम है कृषि। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। यानी अच्छा कल्चर स्थापित हो, ऐसा वो प्रभु के मन में आया कि वो ग्रह के ऊपर अच्छा कल्चर हो। ये अच्छे कल्चर के लिए, अब देखिए, एग्रीकल्चर यानी सूर्य सूर्य शक्ति, सूर्य शक्ति का नाम है एग्रीकल्चर। इसकी भी गहराई को हमको समझना होगा, जांचना होगा, करना होगा। समूह में मिलकर इसको जाके हम प्रस्तुत करेंगे कि इसके बेनिफिट कैसे मिलते हैं। हमारी वनस्पति जमीन से ऑर्गेनिक कार्बन लेके उसके पत्ते में ग्रीननेस बनाती है, उसमें क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल से उसको वहाँ पे सूर्य की किरणें मिलती है, तब उसमें मिठास और अनाज और पैदावार की बढ़ावट मिलती है। यानी सूर्य की ताकत वो है कि ये ताकत को हम पहचाने कि कौन से फसल को इसका कितना कितना ये लगेगा। तो प्रभु ने इसके लिए सबसे पहले सुपर पावर ने सूर्य के निश्चित अंतर पर, सूर्य से निश्चित अंतर पर पृथ्वी नाम का ग्रह तैयार किया। ये पृथ्वी नाम का ग्रह तैयार किया। इससे निश्चित अंतर पर था कि बिना पृथ्वी के ऊपर सूर्य की शक्ति गए बिना एग्रीकल्चर तैयार होगा ही नहीं। तो अब ये सूर्य, इसको हम एक सुरक्षित तरीका कर रखा था करोड़ों साल से। एक ओजोन लेयर गैस थी, तो वो ओजोन लेयर गैस को हम क्षतिग्रस्त करके आज वातावरण के बदलाव काफी बढ़ा चुके हैं, जो हमारे लिए खतरनाक है। तो कृषि में क्या क्या खतरनाक है, उस दिशा से हमको कृषि को मोड़ना पड़ेगा। बचपने में हम पिट्ठू खेला करते थे। पिट्ठू का खेल पता है? पत्थर पे पत्थर रखकर उसको गेंद से मारते थे। तो ऐसी ये प्रभु की रचना थी। ये प्रभु का पहला पत्थर, पृथ्वी ये दूसरा पत्थर। पृथ्वी, इसकी आयु जो है वो करीब 450 करोड़ वर्ष, 450 करोड़ वर्ष पूर्व। हम पहले ये बात को समझ लें, फिर आगे जाएंगे तो जरा सा क्लियर होगा मामला। 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ और इसमें एक पूरा वायु चक्र था जिसमें सिर्फ गैस ही भरी थी। धीरे धीरे उसमें केमिकल प्रक्रियाएं होते गई। केमिकल प्रक्रियाएं होकर उसमें से एक सुंदर चित्र तैयार हुआ। इस पृथ्वी के ऊपर 360 करोड़ वर्ष पूर्व, 60 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पे मिट्टी और पानी बना। अपने कृषि में भी मिट्टी और पानी तो लगता है, तो प्रभु ने अपनी क्रियाओं से मिट्टी और पानी को इस पृथ्वी के ऊपर बनाया।
उसको सहेजना है, हमको प्रभु के इस विज्ञान को सहेजना है, इसीलिए एग्रीकल्चर को उस ओर मोड़ना पड़ेगा। मिट्टी और पानी बनाया, इसमें से विज्ञान के 3 बहुत अच्छे बिंदु निकलने वाले हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको कि एग्रीकल्चर यानी क्या है। मिट्टी और पानी बना, अब सूर्य की शक्ति इसके ऊपर आके गिरने लगी, उसका तेज, तो पानी का क्या होगा? बाष्पीभवन होगा। अब पानी का बाष्पीभवन तो हो गया, लेकिन बहा के लेके ये मिट्टी तक को पहुंचाने का सिस्टम नहीं है। प्रभु को चिंता हुई कि अगर ये पानी मिट्टी तक नहीं आया तो मेरा एग्रीकल्चर ही सेट नहीं होगा। अब वो तो प्रभु है। फिर उसने बोला कि नहीं, मैं यहाँ पे वृक्ष और वनस्पति तैयार कर दूंगा, तो ये पानी यहाँ पे आके गिरना चालू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि पेशेंस ये बहुत अच्छी चीज होती है एग्रीकल्चर में, कृषि में। 450 करोड़ में से 60 करोड़ वर्ष उसको घटा दिया जाए तो कितने वर्ष रहेंगे? 450 में 60 गए तो 390 करोड़ साल तक प्रभु जी ने पेशेंस किया मिट्टी और पानी बनाने के लिए। हमको 1-2 साल का तो पेशेंस रखना पड़ेगा। हम केमिकल से इधर कन्वर्ट हो रहे हैं तो मिट्टी बनाने के लिए 1-2 साल का तो पेशेंस होना है हमें। प्रभु को 390 करोड़ साल लगे, हमें 2-3 साल का समय देना है। 2-3 साल में हम उसका चित्र बदल देंगे। फूल कुमार जी यहाँ के कुछ उदाहरण हैं। आपका कमल जी अभी ये प्रयास कर रहे हैं, भीम सिंह जी ने बड़ा सुंदर खड़ा कर दिया है, आप भी कर सकते हो। इनका एक तप हो गया, इन्होंने समय दिया उसके लिए, बड़ा लंबा समय। कितना साल हो गया आपको? 2009 से तप कर रहे हैं, आज 11 वर्ष हो गए, नहीं 16 वर्ष, 16 वर्ष हो गए। तो एक लंबा तप था उसके पीछे, लेकिन आज ये आपको रेडीमेड बता सकते हैं। वैसे मैं 1994 से कर रहा हूँ, 1994 से आज मेरे को जो मिला वो आपको रेडीमेड देना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप यानी एग्रीकल्चर है। अब मिट्टी और पानी बन गया। अब ये मिट्टी और पानी कब बना? 60 करोड़ वर्ष। ये प्रभु का तीसरा पत्थर था लगोरी का, पिट्ठू का तीसरा पत्थर। फिर प्रभु को ये समझ में आया कि ये पानी यहाँ तक आना चाहिए, तो उसने एक पत्थर और लगाया जिसका निर्माण हुआ 55 करोड़ साल पहले। वो था वृक्ष और वनस्पति। प्रभु की इच्छा ये थी कि ये पानी बाष्प हुआ, इसको वृक्ष अपने हवा से मिट्टी के ऊपर लाके छोड़ दे। तो ये पानी को ये वृक्ष ने ये पानी को फिर मिट्टी तक लाके पहुंचाने का काम किया। है ना? ये होते संबंध कि पेड़ के संबंध मिट्टी के साथ क्या है, पेड़ का संबंध पानी के साथ क्या है। ये बात को जब तक नहीं समझेंगे ना, हम सही एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जाएंगे। सही एग्रीकल्चर की तरफ जाने के लिए इन संबंधों को समझना जरूरी है। इसीलिए पेड़ लगाना क्यों जरूरी है, पहले ये मानसिकता हमारी तैयार होनी चाहिए। अब ये वृक्ष और वनस्पति बन गए, इनसे क्या निकली? हवा निकली। अब इनको बनने के लिए 55 करोड़ साल पहले ये बना। अब 60 में से 55 को माइनस कर दो, प्रभु को समझने को कितना करोड़ लगा साल? 5 करोड़। हमें 2-4 वर्ष तो लगेंगे इसको समझने के लिए। फूल कुमार जी को 16 वर्ष लग गए, भीम सिंह जी को भी लगभग उतने वर्ष लग गए, मुझे 1994 से आज तक उतना समय लग गया, 29 साल लग गए। तो ये मेरा कहने का मतलब 31 साल लग गए। तो धीरे धीरे हम लोग जैसे समझ रहे हैं कि कृषि को हमको मूर्ख बनाया गया। मूर्ख कैसे बनाया गया? एक व्यापार व्यवस्था थी, वो व्यापार व्यवस्था हम किसानों के साथ जुड़ गई। किसान जिए या मरे उसको कोई लेना देना नहीं, उसको उपभोग करने वाला जिए या मरे उसको कोई लेना देना नहीं। अब उसके लिए सृष्टि बचे या ना बचे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो खुद इतना अज्ञानी है कि उसको पता नहीं कि मेरे बच्चों के ऊपर भी इसका असर होगा। वो अपने धन के चक्कर में, हम किसानों को तो जीवन बर्बाद किया ही, लेकिन उपभोक्ताओं के साथ में पृथ्वी के सारे सजीवों को संकट में डाल दिया वो व्यवसाय।
इसीलिए वो व्यवसाय कितना खतरनाक है ये बात हमको समझ के प्रकृति के इस विज्ञान के साथ आगे बढ़ना है। अब वृक्ष बन गए, वनस्पति बन गई, ये निर्जीव है और ये सजीव है। नीचे वाले निर्जीव है और ये पृथ्वी भी निर्जीव है, उसके ऊपर ये निर्जीव है। ये सब सजीवों का निर्माण करेंगे। यानी निर्जीव और सजीव इसके आपसी संबंधों को समझ के हमको एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना। अब ये वृक्ष और वनस्पति ये सजीव है, तो आप भी सजीव हो, सब बैठे हुए। आपको क्या लगता है जीने के लिए? कौन सी 3 चीजें लगती है मुख्यतः? भोजन, पानी और नाक से लेने के लिए हवा। तो भाई यहाँ पे पानी बन गया, हवा बन गया, लेकिन इसको अगर भोजन नहीं मिला तो ये जिंदा रहेंगे क्या? तो प्रभु को चिंता ये हुई कि इसके भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। तो उसने भोजन की व्यवस्था की, तब पूरा कृषि का विज्ञान खड़ा हुआ। ये प्रभु ने तीसरा पत्थर, इसको भोजन नहीं मिला तो ये समाप्त हो जाएगा, वो तो प्रभु है। फिर उसने उसके भोजन की व्यवस्था का निर्माण किया। ये भोजन के साइंस को समझना यानी एग्रीकल्चर है, इसके संबंधों को समझना यानी एग्रीकल्चर। फिर इनको भोजन मिलना चाहिए, तो भोजन का पत्थर तैयार किया। उसमें सबसे पहले पशु तैयार किए। पशुओं में 25% मांसाहारी पशु तैयार किए और 75% शाकाहारी पशु तैयार किए, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी बढ़ाना था प्रभु को। इसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए पशु के सिवा फर्टिलिटी बढ़ नहीं सकती। इसकी फर्टिलिटी बढ़ी नहीं तो ये जिंदा नहीं रह सकते। इनको जिंदा रहने के लिए अद्भुत विज्ञान को खड़ा किया, पशु तैयार किए। पशुओं की संख्या थी 25% मांसाहारी। बड़ा संतुलन का काम था प्रभु का। वृक्षों का निर्माण किया तो 33 करोड़ से 45 करोड़ वृक्ष करोड़ों साल तक इस धरती पर कायम थे। हम मानवीय हस्तक्षेप के बाद हम अभी विश्व की गणना के हिसाब से 20% से कम हो गए, जबकि अनबैलेंस हो गया। चाहिए हमें 33 से 45। हमारे यहाँ पंजाब में गया मैं, तो पंजाब में क्या स्तर था वृक्षों का? 2.5% वृक्ष थे। कैसे वहाँ का वातावरण, कैसे जिएंगे लोग? हवा की तो प्रॉब्लम खड़े होंगी। तो भोजन के लिए, इसके भोजन के लिए ये रहेगा, संपूर्ण सजीव व्यवस्था रहेगी। तो कृषि में सजीव व्यवस्था के लिए आज से 50 करोड़ साल पहले ये विज्ञान खड़ा हुआ। 50 करोड़ पशु तैयार किए, 25% मांसाहारी और 75% शाकाहारी। 25% मांसाहारी को बोला कि तुम एक में को खाओ और ये 75% को खाओ। 75% को कहा कि तुम वृक्ष और वनस्पति को खाओ। तो जितने भी सजीव इसमें पशु है उनकी तो प्रजातियां आप समझते हो सब। उसमें हाथी भी आ गया तो हरण भी आ गया, तो बिल्ली भी आ गई तो कुत्ता भी आ गया, सब आ गए उसमें। अब ये पशुओं को, जो शाकाहारी पशु थे उनका पॉपुलेशन रखा उसने 75%। 100% रखता तो क्या होता? सारी वनस्पति वृक्ष से चट कर जाते। इसलिए एक बैलेंस में रखा। 75% पशुओं ने वनस्पति खाई, 25% ने एक में को खाया और 75% शाकाहारियों को खाया। पेट भरने के बाद क्या होगा? सुबह क्या करेगा वो? अपन पेट भरने के बाद सुबह क्या करते हैं? उसने जमीन के ऊपर ड्रॉपिंग डालना चालू किया, जिसको हम गोबर के रूप में बोलेंगे। थोड़ा सा मैं एक कहना चाहूँगा, फोन का उपयोग अभी ना करें। अगर किसी को करना आ भी गया, बहुत अर्जेंट है, तो आप थोड़ा दूर जाके करेंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, हमारी चर्चा में बाधा मिलती है। महत्वपूर्ण चर्चा हम सबको एक नए व्यवस्था की तरफ जाने के लिए चल रही है। ओके।
पशुओं का निर्माण किया 25-75, उसमें से फिर जमीन पे गोबर गिरने लगा। तो देखिए, ये पशु इनको खाएंगे नहीं तो इनका भोजन नहीं बनेगा। यानी पशुओं के भोजन के लिए इनके भोजन के लिए पशुओं का निर्माण हुआ। तो पशु का कितना अहम रोल है एग्रीकल्चर में, ये बात हमें समझनी है। तो एक एक बात को हम समझते पहले चले कि इनका महत्व क्या है। पशु, अब उन्होंने जमीन पर गोबर डाली, तो प्रभु ने एक ऐसा चक्र चलाया कि वातावरण के बदलाव से कई कीटों का निर्माण होता है और इनके ड्रॉपिंग यानी गोबर कहेंगे, इनके गोबर में से कई जीवों का निर्माण है। हाथी का भी गोबर, घोड़े का भी गोबर, बैल का भी गोबर, गाय का भी गोबर, समस्त पशुओं के गोबर से एक नए जीव जंतु जीवाणुओं का निर्माण हो। वो जीव जंतुओं के निर्माण से इसकी फर्टिलिटी बढ़ने का काम हुआ। इसकी फर्टिलिटी बढ़े तो इनको जीने का आधार मिला। अब ये पशु बने 25% मांसाहारी, 75 शाकाहारी। इसी तरह इसके अंदर से जो जीव जंतु जीवाणु निकले, अब विषय महत्व का आता है, हमें स्प्रे करना चाहिए या नहीं, इसमें अब समझने वाली बात है। फिर इसका जो जमीन के ऊपर जो गिरा गोबर, तो उसमें से जीव जंतु जीवाणु निकले। अब समझने वाली बात यह है कि इनकी संख्या कितनी है। हम दो कीटों को पहचानते हैं, शत्रु कीट और मित्र कीट। सही, शत्रु कीट क्या काम करता है? हमारे फसलों को खाता है। और मित्र कीट क्या करता है? हमारे शत्रुओं को खाता है। तो इनका भाई नेचर में बैलेंस कितना था करोड़ों साल से? करोड़ों साल से नेचर में 25% शाकाहारी कीट थे, यानी पशुओं का उल्टा किया, 25% शाकाहारी कीट थे और 75% मांसाहारी कीट थे। यानी हमारे वनस्पतियों को खाने वाले 25% है और उनको खाने वाले 75% है। तो किसने कहा आपको स्प्रे मारना पड़ता है? अरे भाई, करोड़ों साल से ये धरती पे कोई स्प्रे नहीं हुआ, धरती हरी भरी थी, उसके साइंस को समझ लो, ये हरी भरी क्यों थी। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे हमारे। इस तरह से ये जीव जंतुओं का ये कार्य हुआ। अब ये जीव जंतुओं का ये कार्य हुआ, 100% जीव जंतु इनको खाने लगे, इनको खाने लगे, इनको खाने लगे, और इनको खाने वाले 75% उनको खाने लगे। सबकी डेड बॉडी जमीन में मिलने लगी। इनका पॉपुलेशन इतना बढ़ जाता है, जो कि मैं कल इनका गन्ना देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट नेचुरल सप्लाई तेजी से हो रहा है। यहाँ पे पूरा माइक्रो क्लाइमेट बन गया है, वो गन्ने की फसल की पैदावार को बढ़ा है। तो ये सारे जीव जंतु जीवाणु जो है अपने खेत में जब पनपने लगते हैं, तो इनकी डेड बॉडियों से हम बोलते हैं फसल को लगने वाला NPK माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएगा? कृषि के विज्ञान के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे दिमाग में अभी तक NPK माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएगा ये सिखाया, वो बाजार से आएगा ये सिखाया कि बाजार से आपको ये लेना है, आपको जमीन में डालना है, आपको पैदा प्रारंभ में बढ़ी, लेकिन बाद में उसके गंभीर नतीजे आने लग गए इसके। अब तो उसके पहले हमें जागरूक होना है कि ये नेचुरल कैसे आए कि धरती हरी भरी थी करोड़ों साल तक। तो इनकी डेड बॉडियां जब हमारे जमीन में मिलने लगती है ना, तो नेचुरली सारे NPK माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको अवेलेबल होते हैं। अब ये जीव जंतु जीवाणु तैयार हो गए। प्रभु को पूरा विज्ञान खड़ा करना था संतुलन का, कि सबका संतुलन बना रहे। तो संतुलन के विज्ञान के लिए एक और घटक तैयार किया, सजीव घटक, उसका नाम था पक्षी। हम पक्षियों को बोलते हैं कि पक्षी हमारे खेत के अनाज खा जाते हैं। नहीं, पक्षी नहीं खाते। आपने उनका भोजन सारे कीट है 100%। वो कीटों को जहर से मार डाला, इसलिए हमारे सब्जियों को खाते हैं, हमारे फसलों को खाते हुए दिखते हैं। भूखे पेट क्या करेगा वो? तो उनको हमने भूखा रख दिया, उनके भोजन को नष्ट कर दिया, एक साइकिल को नष्ट कर दिया। ये पक्षी को फिर जिम्मेदारी क्या दी प्रभु ने? प्रभु ने कहा कि तुम इस पृथ्वी के ऊपर स्वच्छता अभियान रखो। ये कोई ढोर मर गया, पशु मर गया, तो उसको एक दिन में समाप्त करने का काम करो। तो पहले हमारे यहाँ बड़ी बड़ी गिद्धे हुआ करती थी, कोई भी पशु मरता था तो एक ही दिन में उसको सपाचट करती थी।
लेकिन वो पशु ने जितना खा के अपना शरीर बनाया है, सारे इसके जो भी तत्व है इनसे मिले हुए, वो पशु ने खा के अपना बॉडी बनाया, वो बॉडी को उन बर्ड्स ने खाया। फिर दूसरा काम ये दिया, 100% ये कीट, जीव जंतु जीवाणु 100%, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, इनको खाने का जिम्मा बर्ड्स के तरफ प्रभु ने दिया। उनको खाया, खा के पेट भरा, उनकी चहचहाट पृथ्वी के ऊपर इसका स्टडी किया, तब उनकी चहचहाट लाखों में थी। प्रति 1 हेक्टेयर में लाखों की संख्या में पक्षी विचरण करते थे, तब भाई इनका पेट कहाँ से भरता था। ये सारे वितरण व्यवस्था में उनका पेट भरता था और वो ड्रॉपिंग करते थे। वो ड्रॉपिंग में, उनके ड्रॉपिंग में बहुत उन्नत किस्म का फर्टिलाइजर तैयार होता था और वो जमीन पे गिर के करोड़ों साल से हमारी धरती हरी भरी थी। इस तरह से एक महत्वपूर्ण इसका ये निर्माण किया। अब ये पूरे एग्रीकल्चर में समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था करोड़ों साल तक, किसी भी प्रकार का जहर का इस्तेमाल नहीं था।